इस वीडियो में हम हिस्ट्री चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें शायद एनसीईआरटी में देख के उसको उस टॉपिक पे क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है, तो वो मैं बता रहा हूँ कि हाँ देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स जो नोट्स मैंने दिए हैं उस नोट्स में हाईलाइट कर लेना या तो लिख लो। एज इट इज़ पॉइंट लिखोगे टाइम लगेगा, क्योंकि ये लाइन्स जो हैं जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इसके जो पॉइंट्स हैं कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे आए तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ये एनसीईआरटी के ही लाइन्स है जो मैंने पॉइंट वाइज निकाल लिए हैं और इजी टू लर्न है ये। हाँ, तो एक चीज़ तो याद ये ध्यान रखना है कि ये एनसीईआरटी के ही लाइन्स है, तो जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें अंडरलाइन कर लो कि ये इस पॉइंट में जब भी रिवीजन करना है तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि एनसीईआरटी में दिए रहते हैं, मैंने वो भी नोट्स में लिख दिए थे, इसलिए मैंने बोला था ना कि हिस्ट्री के चैप्टर के जो नोट्स रीड करोगे तो अंडरलाइन करके करोगे, तभी रिवीजन में काम आएगा कि अंडरलाइन जो किया है ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पॉइंट्स को बार बार याद करना है। तो सब पढ़ोगे तो कभी समझ ही नहीं पाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर में लिखना है, कितना याद रखना है, और फिर कभी हो ही नहीं पाएगा। तो फूड प्रैक्टिसेस तो मैंने लिख दिया था, लेकिन ये अच्छे से लिखा हुआ है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिकी है भी नहीं। हर आंसर में ध्यान रखना, अपने को थोड़ा सा इंट्रो बना के चलना है, फिर मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन, जितने ज़्यादा में ट्राई हो सके। जैसे देखो इसमें इंट्रो मैंने बनाया, ये एनसीईआरटी के ही लाइन्स है। एज इट इज़ लाइन याद भी ना हो तो फूड रिसोर्स का बात चल रहा है ना, कि किस तरह के फूड खाते थे, किस तरह के फूड स्ट्रेटजीज थे, प्रैक्टिसेस थे। तो सबसे पहले एक लाइन है, द हड़प्पन एट अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर सर्वाइवल। ये मैंने फॉर सर्वाइवल इतना ऐड कर दिया। मैंने बताया था ना जो फिलर्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ फ्रेजेस ऐड करना जिससे लाइन बड़े बनते हैं, उसको यूज़ नहीं करोगे। सिर्फ वो आंसर राइटिंग वाली प्रैक्टिस, मैंने जो आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई थी उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आर्कोलॉजिस्ट हैज़ फाउंड एविडेंसेस फ्रॉम चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। ये भी एनसीईआरटी के लाइन है, ये याद रखनी है। चार्ड ग्रेन्स अगर याद ना रहे तो रिमेन्ड ग्रेन्स भी कह सकते हो, कि जो कुछ खाया और उसमें कुछ सीड वगैरह या फिर कुछ जो होते हैं कि कुछ खाना बच गया तो उसे फेंक दिया, तो वो अभी तक हैं, वो डिकम्पोज नहीं हुए, तो उससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये खाते होंगे, तो उसे ही चार्ड ग्रेन्स बोलते हैं, फिर रिमेन्ड ग्रेन्स भी बोल सकते हो, रिमेन्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। उसके बाद दो दिया था, एक आर्कियोबोटेनिस्ट थे ना, हाँ, एक आर्कियोबोटेनिस्ट और एक जू आर्कियोलॉजिस्ट। बोटेनिस्ट वो तो बोटेनी तो प्लांट वाली होती है, और जूलॉजिस्ट जू से तो समझ में आ रहा है जानवर, तो एनिमल्स। तो एनिमल्स के जो फाइंडिंग्स थे वो जूलॉजिस्ट ने किए और आर्कियोबोटेनिस्ट ने किए थे प्लांट्स वाले, तो वो सारे लिख देना है। एग्रीकल्चर में ये मैंने बता दिया, वैसे तो सिंपल था, लेकिन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि बुक में आई गेस उतना सिंप्लीफाई है नहीं, या फिर सिंप्लीफाई है भी तो इसके साथ और भी एडिशनल पॉइंट्स दे रखे हैं जो पूरे पॉइंट को मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देता है कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। नोट्स में वैसे अच्छे से लिखा है, बट फिर भी देखो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज पे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन अपने को बनाना है। तो द हड़प्पन यूज टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ऑन लार्ज स्केल, ये मैंने खुद ही लिखा था। तो हड़प्पन यूज टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ऑन लार्ज स्केल फॉर सबसिस्टेंस एज वेल एज फॉर ट्रेड। ये लाइन्स खुद से हैं, ये मुझे नहीं पता कैसे ये दिमाग में आता है, मेरे आता है तो सबके आना चाहिए, वो प्रैक्टिस होता है। हड़प्पन यूज टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ऑन लार्ज स्केल फॉर सबसिस्टेंस, ये सबसिस्टेंस का स्पेलिंग गलत है, सबसिस्टेंस मतलब अपने जीने के लिए, एज वेल एज ट्रेड। एक लाइन और मैंने बढ़ा दिया कि द सरप्लस ऑफ फूड आर यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पस, कि सबसिस्टेंस अपना खाने पीने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड बचता था, सरप्लस जिसे कहते हैं, वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे। ये मैंने इंट्रोडक्शन बना दिया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब टेक्नोलॉजी की बात की जाए या फिर क्या एविडेंसेस है उसकी बात की जाए तो सबका एक ही आंसर है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ वैरायटी ऑफ एविडेंसेस अबाउट इट, दीज आर एज फॉलो। अब यहाँ पे 4-5 एविडेंस जो एज इट इज़ इन्हें याद रखना। सबसे पहले तो एक एविडेंस बुक में बताया गया है कि टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो इज फाउंड एट चोलिस्तान एंड बनावली। एक तो साइट्स याद कर लो, और साइट्स कहाँ कहाँ है वो भी याद कर लोगे तो ईजी रहेगा। जैसे चोलिस्तान तो शायद पाकिस्तान में है, बनावली हरियाणा में है, एक राखी गढ़ी है वो भी मेरे ख्याल से हरियाणा में है, कालीबंगन इसमें है राजस्थान में, लोथल धोलावीरा ये सारे गुजरात में है, एक शॉर्टगाई है, ये अफगानिस्तान में है। तो कुछ तो मैं इंपॉर्टेंट वो याद रख लो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये दोनों भी पाकिस्तान में हैं। तो टेराकोटा मॉडल क्या होता है? टेराकोटा होता है क्ले, चिकनी मिट्टी जो होती है। तो चिकनी मिट्टी का एक मॉडल मिला है, मतलब एक तरीके से एक पुतला या मूर्ति टाइप मिला है ऑफ प्लो, मतलब जो प्लोइंग करते हैं ना, खेत जो जोतते हैं उसके लिए जो होता होगा, क्या बोलते हैं उसको, जो भी एक मशीन होता है उसका एक चिकनी मिट्टी का मॉडल मिला है चोलिस्तान और बनावली में।
चोलिस्तान ही है ना, हाँ, चोलिस्तान बनावली इस दो जगह पे मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे प्लोइंग प्रैक्टिस किया जाता होगा, क्योंकि हम जो डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं उसी का तो हम क्ले का मॉडल बनाएंगे, क्ले का एक स्कल्पचर बनाएंगे। तो पहला एविडेंस ये है, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो एट चोलिस्तान में बनावली। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको बड़ा करके लिखना है। द फर्स्ट एविडेंस विच हैज बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इज टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो एट चोलिस्तान बनावली, which suggests that plowing of field was definitely practiced in these sites at that time। ये देखो मैंने 2-3 लाइन का बना दिया। सेकंड, plowed field at कालीबंगन। यहाँ तो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो मिला है, यहाँ पे प्लो फील्ड मतलब जो जमीन है उसमें प्लोइंग पहले से की हुई है, ऐसा एविडेंस मिला। मतलब वहाँ का जमीन जब हमने रीड किया तो पता चला कि यहाँ पे प्लोइंग तो किया हुआ है। तो ये प्लोड फील्ड कहाँ पे मिला है? कालीबंगन में। तीसरा, मोस्ट हड़प्पन साइट एट सेमी एरिड रीजन, मतलब तीसरा एविडेंस ये पाया गया कि ज़्यादातर जो हड़प्पन साइट्स थे वो तो सेमी एरिड रीजन में, क्योंकि राजस्थान, गुजरात, फिर हरियाणा, चलो ठीक है हरियाणा भी ले लो, ईस्ट वेस्टर्न हरियाणा, तो ये राजस्थान गुजरात जैसा तो सूखे एरिया है ना, यहाँ पे डेजर्ट वगैरह है, तो आधा से ज़्यादा साइट इधर ही है। तो ये तो सेमी एरिड रीजन में है, तो यहाँ पे इरीगेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेमी एरिड रीजन है और सूखा है, तो वहाँ पे इरीगेशन कैसे करोगे, पानी कहाँ जाएगा। लेकिन हमें ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिले हैं, मतलब कैनाल जो होते हैं ना, इसके ट्रेसेस में, कैनाल पता है ना जो पानी का एक सोर्स होता है, कैनाल मिले। और ये कहाँ पे मिला? ये मिला शॉर्टगाई पे, विच इज़ इन अफगानिस्तान, बट पंजाब और सिंध में नहीं मिला। अगर ये याद रहे तो मेंशन कर दें, नहीं तो यहाँ तक ही ठीक है। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन द सेमी एरिड रीजन, विच मीन्स दैट इरीगेशन वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट प्लेसेस, but archaeologists have found the evidences of canals in शॉर्टगाई विच इज इन अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ये हो गया। और चौथा वाटर रिजर्वायर मिले हैं धोलावीरा में, तो सबको पता है कि another evidence is water reservoirs which are found in धोलावीरा इन गुजरात। तो ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में कभी नहीं होगा। पहला, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो चोलिस्तान बनावली में। दूसरा, कालीबंगन में मिला है प्लोड फील्ड। चौथा तो ये था कि वाटर रिसोर्स धोलावीरा में, और तीसरा था ये जो सेमी एरिड रीजन वाला था कि ज़्यादातर साइड सेमी एरिड रीजन में थे, लेकिन हमें कैनाल के ट्रेसेस मिले शॉर्टगाई अफगानिस्तान में। मुंह पे याद रखना है। और इंट्रोडक्शन तो हमें खुद से बनाना था तुरंत। ये देखो, ये लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में ही आ सकता है, तो ये एक ये हो गया। सेकेंड पॉइंट जो मुझे लगा कि हो सकता है हल्का डिफिकल्ट, वो है ट्रेसिंग सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस का क्या मतलब है कि जो हड़प्पन सोसाइटी में किस तरह के डिफरेंसेस थे, कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, या फिर सब एक ही समान थे। तो जो सोशल डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में, सोशल क्या वर्ड, सोसाइटी से ही तो आया है, तो सोसाइटी के जो डिफरेंसेस हैं वो कैसे पता चलते हैं। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने 2 सोर्सेस से रीड किया, एक तो बरियल्स और एक लुकिंग फॉर लग्जरीज, मतलब एक बरियल्स और एक लग्जरी से। अब बरियल से रीड किया तो इसमें भी अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो सिंपल इस पे आ जाएगा ब्रॉड क्वेश्चन की, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर ट्रेसिंग सोशल डिफरेंसेस। हाँ, तो या तो क्वेश्चन आ सकता है ब्रॉड इस पे कि ट्रेसिंग सोशल डिफरेंसेस पे बताओ कि कैसे सोशल डिफरेंस ट्रेस किए आर्कियोलॉजिस्ट ने, या कैसे फाइंड किए, तो दोनों को लिखना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डीप डाउन सिर्फ बरियल पे कि व्हाट आर द प्रैक्टिस ऑफ बरियल इन हड़प्पन सोसाइटी, तो सिर्फ इतना ही लिखना है। और दोनों आ गया तो इन दोनों को लिखना है, आधा इसको आधा इसको। तो बरियल्स में आर्कियोलॉजिस्ट यूज सर्टेन स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई स्टडी अबाउट बरियल एट डिफरेंट साइट्स। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट कि आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करते थे आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, किसको, तो बरियल्स को एट डिफरेंट साइट्स। ये इंट्रोडक्शन हो गया। ये क्वेश्चन के रिलेटेड, क्वेश्चन जिस तरीके का है उस तरह का हम अपना इंट्रोडक्शन मोल्ड कर देंगे, बना देंगे। ये पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी के हैं और ये याद रखना है। पहला, एक डेड पाया गया है, पहला कि किस तरह बरी किया जाता था, तो डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, मतलब कब्र में उसको दफनाया जाता था, पहला पॉइंट। अब इसी से आता है कि जो पिट में उसको बरी किया जाता था, इसमें कुछ डिफरेंसेस पाए गए हैं। ये पॉइंट याद रहे ना तो लिखना, नहीं तो इसके बाद ये भी लिख देना, ठीक है। देयर वर डिफरेंसेस इन वे ऑफ बरिंग पिट्स, बरिंग BURYING, ये बरी जो है ना, बरी उससे बरिंग होता है शब्द, ये तो पता ही होगा। हाँ, तो देयर वर डिफरेंसेस इन बरिंग पिट्स, सम hollowed out spaces were lined out with bricks। ये hollowed out spaces were lined with bricks, ये एक टर्म है जो डिफरेंस में बताया गया है कि कुछ में ये होता था। ये मेरे नोट्स देखोगे उसमें भी लिखा है, तो इसको तो एज इट इज पूरा फ्रेज रटना पड़ेगा और ये लिख देना ऐसे करके। तीसरा पॉइंट, कुछ एविडेंसेस मिले हैं सम ग्रेव्स
जिसमें पॉटरी और ऑर्नामेंट्स मिले हैं, मतलब कुछ ग्रेव्स ऐसे ही मिले हैं, कुछ पिट्स हमें ऐसे ही मिले कब्र जिसमें हमें पॉटरी और ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया, याद रखना है, मैंने पहले बताया था 1980 में एक स्कल मिला था जो कि एक मेल पर्सन का था, उसमें हमें 3 शेल रिंग्स, जास्पर, बीड्स एक्सेट्रा मिले। ये नाम याद रहे तो याद रहे, नहीं तो ऐसे लिख देना कि इन 1980 स्कल ऑफ मेल वॉज फाउंड विच कंटेन luxury which contain jewelries, potteries and expensive materials, ऐसे लिख देना। कुछ भी, या तो नाम याद है तो डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे लिख देना। और चौथा, कंक्लूड करना है, बट एज अ होल दे डोंट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद डेड। मतलब हड़प्पन जो थे वो प्रीशियस थिंग्स को बरी करने में बिलीव नहीं करते थे। दैट मीन्स दे डोंट बिलीव इन आफ्टर लाइफ। हड़प्पन्स डोंट बिलीव इन आफ्टर लाइफ। ठीक है, तो ये है। अगर रिवाइज करने में बिना देखे पूरा बोलना है। पहला क्या था? पहला इंट्रोडक्शन था कि आर्कियोलॉजिस्ट डिफरेंट स्टडी यूज करते थे टू स्टडी आइडेंटिफाई बरियर्स। पहला, डेड वर जनरली लेड आउट इन पिट्स। दूसरा डिफरेंस था एक कि किस तरह बरी किया जाता था, तो देयर वर डिफरेंसेस इन बरिंग दीज पिट्स और हॉलोड आउट शेप लाइंड विथ ब्रिक्स। हॉलोड आउट शेप व लाइंड विथ ब्रिक्स। देखो मैंने बिना देखे बोला है। तो ऐसे ही अगर याद हो जाता है एज इट इज फ्रेज तो लिखना, नहीं तो छोड़ देना, फिर क्या करोगे नहीं याद हो रहा तो। तीसरा पॉइंट, कुछ ग्रेव्स ऐसे भी हैं जिसमें पॉटरी ऑर्नामेंट्स मिले। एग्जांपल दिया गया 1980 में एक स्कल था मैन का जिसमें हमें प्रीशियस आइटम्स, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी वगैरह मिले हैं। ऐसे 3 शेल रिंग, जास्पर, बीड्स, ये एग्जैक्ट नाम है, याद हो तो ठीक, नहीं तो ये लिखते हैं जो पहले बताया। और इनमें कंक्लूड करना है कि बट एज अ होल हड़प्पन्स डोंट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस आइटम्स विथ डेड which suggests that they don't believe in afterlife। ये हो गया बरियल्स का। आई होप अब जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा कि अंडरलाइन करते चलना। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया कि जब भी बरियल्स का क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन, डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, ये पहला पॉइंट हम लिख देंगे। दूसरा डिफरेंस याद है तो वो लिख देंगे, नहीं तो ये पॉटरी ऑर्नामेंट्स मिले हैं और मेल वाला स्कल वाला एग्जाम्पल लिख देंगे और फिर कंक्लूड कर देंगे। लुकिंग फॉर लग्जरीज, ये सेकंड तरीका है। यहाँ पे इंट्रो मैंने लिखा है कि अगर देखो या तो ये क्वेश्चन है तो पहले बरियल्स लिखोगे और फिर ये लिखोगे, तो ये जब लिखोगे तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन बना देना कि इट इज अनदर मेथड ऑफ ट्रेसिंग द सोशल डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटी। और ये हो गया इंट्रो। अब इसमें भी 2 कैटेगरी बनाया गया है, आर्कियोलॉजिस्ट ने बनाया है। लुकिंग फॉर लग्जरीज में भी 2 कैटेगरी। एक कैटेगरी तो वो है जो ऑर्डिनरी मटेरियल्स का है, ठीक है, नहीं एक कैटेगरी में, हाँ ऑर्डिनरी मटेरियल ऐसे लिख देना। वैसे ये तो सिंपल ही है, मैंने दिक्कत इसमें आता। लुकिंग फॉर लग्जरी में 2 कैटेगरी है मेरे ख्याल से। ऑर्डिनरी मटेरियल नहीं है, ये एक लग्जरी है और एक यूटिलिटेरियन है। यूटिलिटेरियन वो होता है जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, और ऑर्डिनरी मटेरियल यहाँ पे लग्जरी मटेरियल है, ऐसे करके कुछ है जो लग्जरी वाली चीज़ है। जैसे स्टोन क्ले, स्टोन क्ले तो ऑर्डिनरी हो गया, लेकिन जैसे एक लिटिल पॉट ऑफ फियांस एक तरह का स्टोन है, इससे ये पॉट बना है, उसके बारे में बताया गया है। यूटिलिटेरियन में है आइटम्स विच आर यूज्ड इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में क्या यूज़ करते थे, किस तरह के लग्जरी आइटम्स यूज़ करते थे, उससे भी हम सोशल डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट ये था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, सोशल डिफरेंस आए तो दोनों लिखना, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट बरियर पे भी आ जाता है अगर आया तो। वैसे तो जरूरी भी नहीं है कि आए ही। अब एक चीज़ जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन, इसमें मुझे लगता है कि हाँ ये एनसीईआरटी में थोड़ा दिया है, लेकिन मैंने तो नोट्स में सब ईजी लिखा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। क्राफ्ट प्रोडक्शन में 2 चीज़ आ सकता है। पहला तो ये कि किस तरीके से बनाते थे, और दूसरा कहाँ से मंगाते थे। तो पहले प्रोसीजर में बताता हूँ, इंट्रोडक्शन फिर बनाएंगे कि वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज, बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन में। नाम याद रखें, जैसे कार्नेलियन रेड कलर का होता है, कुछ का फॉर्मेशन नहीं बताया, जैसे कार्नेलियन, स्टेटाइट, एक लापिस लाजुली है, इनका कलर वलर भी बताया गया। जैसे कार्नेलियन हो गया, कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, जास्पर, और मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड, ये सारे मटेरियल्स यूज किए जाते थे। अ लॉट ऑफ मटेरियल्स वर डेकोरेटेड टू बाय पेंटिंग और कार्विंग पिक्चर्स। ये पॉइंट मैंने खुद से इंक्लूड कर दिया कि जब बना रहे हैं तो बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे भी होते थे जिसको हम डेकोरेट कर देते थे पेंट करके या फिर कार्व आउट करके उस पे पिक्चर्स। एक और चीज बताया गया है कि क्राफ्ट्स वर ऑफ वेरियस शेप्स। जो क्राफ्ट्स हम बनाते थे वो बहुत सारे शेप्स का बनाते थे। सिलेंड्रिकल शेप भी होता था, बैरल शेप भी होता था, डिस्क शेप भी होता था, स्पेरिकल शेप भी होता था। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे इन पॉइंट्स को हम रख सकते हैं, लगा सकते हैं आंसर में, वो लिख देना है। अब टेक्निक क्या है, तो टेक्निक में टेक्निक पे क्वेश्चन है कि किस तरह से बनाते थे, क्या टेक्निक थे। तो पहला इंट्रोडक्शन पॉइंट लिखेंगे कि डिफर अकॉर्डिंग टू स्टोन।
द टेक्निक फॉर डूइंग द क्राफ्ट प्रोडक्शन डिफर अकॉर्डिंग टू स्टोन. ईच स्टोन इज मेड differently because of each craft is made differently because of the type of stone use. अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का स्टोन यूज कर रहा है तो उसमें एक तरीके से बनाएंगे, स्टोन अगर दूसरा है तो उसका दूसरा तरीका होगा. अब यहाँ पे एक स्टेटाइट का एग्जांपल दिया गया है, कार्नेलियन का 2-3 एग्जांपल दिए हैं, उसको याद रखना है. स्टेटाइट में बताया गया है कि ये एक सॉफ्ट स्टोन है जिसको इजिली वर्क किया जा सकता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टेटाइट विच इज अ सॉफ्ट स्टोन एंड इट कुड बी वर्कड आउट इजिली वर्कड मैंने लिखा, मतलब कि इसका स्टेटाइट का जो भी काम करते थे हम वो इजी था क्योंकि ये सॉफ्ट स्टोन है तो जिस भी शेप में देना हम कर सकते थे. अब ये सॉफ्ट है तो इसी से एक पॉइंट और याद रखना कि बहुत सारे ऐसे भी चीजें होते थे जो स्टेटाइट के पाउडर से बनते थे. अब सॉफ्ट है तो इसको पाउडर फॉर्म में मैंने चूर लिया, पाउडर फॉर्म में बना लिया और उसका पेस्ट लगा के कुछ बना लिया. कि सम आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ स्टेटाइट पाउडर. स्टेटाइट जो सॉफ्ट स्टोन होता है इसका मैंने पाउडर बना लिया और पाउडर बना के उसको गीला कर लिया, पेस्ट बना लिया और पेस्ट से कुछ बना लिया, कुछ मटेरियल बना लिया. दूसरा ये. अब एक और स्टोन है कार्नेलियन. इसका कलर बताओ, कलर क्या था? रेड क्यों था? क्योंकि हाँ, रेड कैसे था, ये कैसे बनता था? तो द कार्नेलियन विच इज अ रेड कलर स्टोन इज मेड आउट बाय फायरिंग येलोइश रॉ मटेरियल एट वेरियस स्टेज. मतलब येलो रॉ मटेरियल होता वो, इसको ऐसे याद बोलते थे कि मार के लाल पीला, मतलब गुस्से में लाल पीला हो गया. तो पीला जो था उसको ये इतना पता नहीं कि कुछ भी चीज को गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है. तो ये लाल हो चुका है कार्नेलियन. अब लाल कैसे हुआ? तो कुछ गर्म कर रहे होंगे तो हम पीले कलर को गर्म कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं ना, फायरिंग येलोइश रॉ मटेरियल. अब जैसे आपको याद रखना रखो, मैंने तो ऐसे याद रखा था. तो कार्नेलियन जो कि एक रेड मटेरियल होता है उसको कैसे बनाया गया है? तो येलो रॉ मटेरियल को फायर करके वेरियस स्टेज पे कार्नेलियन बनता है जो कि एक रेड कलर का होता है. एक एंड में पॉइंट ये लिख सकते हैं हम कि ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस. ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप अच्छे से लिखना कि द लास्ट प्रोसेस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इज ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग विच कंप्लीटेड द कंप्लीट प्रोसेस एंड देन द क्राफ्ट इज रेडी टू यूज. ऐसे करके अपना पॉइंट बनाना. तो ये हो गया प्रोसीजर का कि कौन कौन से यूज करते थे, उसमें क्या डेकोरेशन वगैरह करते थे, अलग अलग शेप के बनते थे. टेक्निक क्या था? तो अलग अलग टेक्निक यूज होता था. जैसे स्टेटाइट बहुत सॉफ्ट स्टोन था विच कैन बी इजिली वर्कड आउट, विच इज इजी टू वर्क विथ. ये हो गया. सेकेंड, सम मटेरियल्स आर मेड आउट ऑफ द पेस्ट ऑफ स्टेटाइट पाउडर. ये हो गया अगला पॉइंट. कार्नेलियन ये लाल होता था क्योंकि इसमें येलोइश रॉ मटेरियल को हम फायर करते थे एट डिफरेंट स्टेज, तो ये हो गया था लाल. ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते थे, मतलब फिनिश प्रोडक्ट देते थे. अब प्रोक्योरमेंट, ये तो हो गया किस तरीके से बनाते थे. अब बनाने के लिए मैंने इतने सारे बताया कि अलग अलग चीजों को यूज करते थे, तो ये कहाँ से आते थे? तो इसके लिए अलग अलग चीज, जैसे स्पेशलाइज्ड सेंटर वर फाउंड. अलग अलग सेंटर बनाए गए थे कि अलग अलग जगह से मटेरियल लाएंगे और यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे. तो दो नाम याद रखो. इस दो नाम को जब भी बोलो तो एक साथ ही बोलना, नागेश्वर बालाकोट. स्पेशलाइज सेंटर वर फाउंड एट नागेश्वर एंड बालाकोट. अब ये सेंटर थे. अब एक और जगह हमने ढूंढना था जहां पे हम ड्रिल्स करेंगे. ड्रिल्स मतलब प्रैक्टिस है जहां पे बनेगा. तो स्पेशलाइज ड्रिल्स वर फाउंड एट लोथल, चन्हुदारो एंड धोलावीरा. ये दोनों तो मेरे ख्याल से गुजरात का ही है, तो याद रखना. लोथल और धोलावीरा. और चन्हुदारो एक नाम याद रखें. चन्हुदारो वैसे भी क्राफ्ट प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट सेंटर है, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में चन्हुदारो को याद रखना. चन्हुदारो, हाँ. तो स्पेशलाइज सेंटर्स वर फाउंड, ये था नागेश्वर और बालाकोट. और ड्रिल्स कहाँ पे था? तो ये था लोथल, चन्हुदारो और धोलावीरा. अब फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम, अब ऐसा तो है नहीं कि इन साइट्स पे क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है तो यहीं मिल रहा है. क्राफ्ट प्रोडक्शन हड़प्पा, मोहनजोदारो और भी अलग अलग जगह जैसे राखी गढ़ी, कालीबंगन, बानावाली, इन जगहों पे मिला. तो यहाँ पे कैसे आया? तो फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम चन्हुदारो, लोथल, जहाँ पे ये काम हो रहे हैं वहां से मोहनजोदारो और हड़प्पा ले जाया जाता था. अब यहाँ पे बनता था, फिनिशिंग की जाती थी और फिर उसको ले जाया जाता था. तो प्रोक्योरमेंट में तो एक ये याद रखना. अब स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरिंग मेटल्स, ये टॉपिक है, इसमें भी कुछ है. इसमें भी प्रोक्योरमेंट का ही बताया गया, मेन यहीं पे है कि किस तरीके से अलग अलग मेटल्स को प्रोक्योर किया जाता था. तो प्रोक्योरमेंट वाज डन फ्रॉम वेरियस साइट्स. बहुत अलग अलग साइट से हम मंगाते थे. पहला
सेंटर तो मैंने बता दिया, एज इट इज पॉइंट लिखेंगे कि वेरियस सेटलमेंट्स वर एस्टेब्लिश्ड सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट। इसका रीजन भी जान लो, क्योंकि ये एरिया ऐसे थे जहां पे शेल बहुत मिलते थे। शेल एक तरह का स्टोन होता है, शेल अवेलेबिलिटी। तो सेंटर वेरियस सेटलमेंट्स वर एस्टेब्लिश्ड लाइक नागेश्वर एंड बालाकोट बिकॉज दे वर एरियाज ऑफ शेल अवेलेबिलिटी। तो पहला तो ये हो गया कि नागेश्वर और बालाकोट में एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम सेंटर, क्योंकि यहाँ पे शेल मिल रहा है। दूसरा शॉर्टगाई, शॉर्टगाई से क्या मंगाते थे, तो बेस्ट फॉर लापिस लजुली, ये ब्लू स्टोन होता है और बहुत प्रीशियस स्टोन होता है, तो शॉर्टगाई से हम ये मंगाते थे। अब कहां से क्या मंगाते हैं वो याद रखना और वही लिखना है। कार्नेलियन को हम मंगाते थे लोथल से, स्टेटाइट को मंगाते थे राजस्थान और गुजरात से, और मेटल्स जैसे कॉपर वगैरह ये मंगाते थे राजस्थान से। ये तो एक स्ट्रेटजी हो गया। एक और स्ट्रेटजी होता था सेंडिंग एक्सपेडिशन, की अपना हम काफिला भेज रहे हैं एक से दूसरे जगह। जैसे खेतरी रीजन जो कि राजस्थान में है, यहां हम अपना एक्सपेडिशन भेजते थे और वहां से कॉपर मंगवाते थे। तो देखो मेटल्स हम राजस्थान से मंगवाते थे, तो कॉपर भी मेटल होता है ना, तो इससे भी याद रख लेना। और साउथ इंडिया से मंगाते थे गोल्ड, आपने पढ़े हो केजीएफ देखा है ना, तो केजीएफ साउथ में है ना, कर्नाटका में, तो सोना मिलता है ना बहुत, तो वहां से याद रखना। तो ये है पहला, सेटलमेंट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन नागेश्वर बालाकोट बिकॉज शेल्स वर अवेलेबल देयर। शॉर्टगाई से हम मंगाते थे लापिस लजुली, कार्नेलियन मंगाते थे लोथल से, राजस्थान से मंगाते थे मेटल्स एक तो मंगाते थे, हाँ, और स्टेटाइट मंगाते थे राजस्थान और गुजरात दोनों से। दूसरा स्ट्रेटजी ये था कि सेंडिंग एक्सपेडिशन, इसमें खेतरी रीजन जो कि राजस्थान में, वहां से कॉपर, और साउथ इंडिया से गोल्ड। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। मतलब वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से लिखने का ट्राई किया, मैं फास्ट समझाते हैं ना, अगर फास्ट होगा तो बता देना, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे चाहिए रिजल्ट। अब अगला, सील्स एंड सीलिंग्स, एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट और वेट्स। ये मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये एक पेज में आपने देखा होगा कि ऐसे करके यहाँ पे सील, सीलिंग्स, एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट और वेट तीनों करके, तीनों लिखा हुआ एक ही पेज में ऐसे करके, और बिल्कुल पॉइंट्स में लिखे हैं, तो ये तो सिंपल है। एंशिएंट अथॉरिटी की हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरह की अथॉरिटी थी, राजा थे या फिर सब मिलके चलाते थे, या फिर कोई राजा नहीं था, या फिर हर जगह अलग राजा, मोहनजोदारो का अलग राजा, हड़प्पा का अलग राजा, कालीबंगन का अलग राजा, क्या था। तो इसका भी एंशिएंट अथॉरिटी का एंड ऑफ सिविलाइजेशन भी अच्छे से वहां पे पॉइंट दिया हुआ है, और एंशिएंट अथॉरिटी भी उसी के नीचे 4 पॉइंट में मैंने बताया हुआ है कि कुछ हिस्टोरियंस मानते थे कि एक ही राजा था जो सबको चला रहा था, कुछ मानते थे कि कोई राजा नहीं था, सब लोग ही मिलके डिसीजन लेते थे, और कुछ मानते थे कि हर जगह अलग राजा। तो एंशिएंट अथॉरिटी में अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यू थे, उनको याद रखना है। उसके बाद क्लासिफाइंग फाइंड्स, एक लास्ट टॉपिक है जो मुझे लगा डिफिकल्ट, वो बता देता हूं। क्लासिफाइंग फाइंड्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कुछ भी मिलता था, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को, तो वो किस तरीके से उसको देखते थे। यार इरिटेट कैसे हो जाता है। हाँ, तो इसमें हमें बताना है कि इसमें सबसे पहले समझो कि आर्टिफैक्ट्स, जो कि आर्टिफैक्ट होता है ना, समझ रहे हो ना आर्टिफैक्ट क्या होता है। आर्टिफैक्ट रिकवर करना, ये तो जस्ट बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस है। अगर कोई सा भी चीज मिला है तो उसको क्लासिफाइंग द फाइंड, उसको क्लासिफाई करना कि क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो वो चीज मिल जाना तो बिगनिंग है। अब इसको हम करेंगे क्लासिफाई, तो 4 बेसिस पे करते थे, याद रखना है। इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको बड़ा करके लिखना है। फर्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, वेदर द मटेरियल और वेदर द आर्टिफैक्ट इज फाउंड ऑफ expensive material like carnelian, quartz और लापिस lazuli, और whether it is of ordinary use like clay, shell और copper metal, ये सारी चीजें प्रीशियस है या फिर ऑर्डिनरी मेटल, पहला ये। दूसरा प्लेस ऑफ फाइंड, whether the artifact is found from kitchen, whether it is found from graveyard or burial, or whether it is found on street or drainage, कहाँ पे मिला ये, तो दूसरा इस बेसिस पे हम देखते थे। तीसरा पर्पस ऑफ मटेरियल और बेसिक ऑफ यूज, या फिर इस पे फंक्शन बताते थे। तीसरा आर्कियोलॉजिस्ट ये बताने का ट्राई करते थे कि वेदर द मटेरियल इज यूज्ड इन किचन पर्पस, यूज्ड इन ड्रिलिंग, यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यूज्ड इन ट्रेड, कैसे यूज करते थे। तो तीसरा ये हो गया। और चौथा इनडायरेक्ट एविडेंस, कि आर्कियोलॉजिस्ट समटाइम यूज इनडायरेक्ट एविडेंस ऑल्सो टू क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट, कि अगर कहीं से हमें कॉटन, कहीं से मान लो कोई हमें कपड़ा मिला है, एक कपड़े का पीस मिला, तो हमें नहीं पता कि ये पहनने के लिए होता था या फिर कुछ साफ करने के लिए होता था, तो हम आसपास और देखते थे कि क्या और भी जगह पे कपड़ा मिला है, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट एविडेंस।
ये ज़्यादा बड़ा ना भी कर पाऊँ, लिख देना कि आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक आउट टू द इनडायरेक्ट एविडेंस टू क्लासिफाई दैट मटेरियल। तो 4 हो गया। रिकवरी आर्टिफैक्ट जस्ट बिगनिंग था, इंट्रोडक्शन बन गया। 4 है, पहला तो टाइप ऑफ मटेरियल किस टाइप का मिला है, दूसरा कहाँ मिला है, तीसरा ये बताने का ट्राई करते थे कि किस यूज में आता है, और चौथा इनडायरेक्ट सोर्स। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और आता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ भी अनफेमिलियर मिलता था ना, तो उसको कैसे टैकल करते थे। तो इस पर क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा अभी। तो इसमें याद रखना है कि आर्कियोलॉजिस्ट को जब भी कुछ अनफेमिलियर मिलता था या फिर अनसीन चीज मिलता था जिसको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, तो उस चीज को वो रिलीजियस पर्पज से लिंक करने का ट्राई करते थे कि ये हो ना हो रिलीजियस पर्पज के लिए यूज किया जाता था। जैसे कि लास्ट चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक में मैंने अपने नोटबुक में भी लिखा है, उसको देख लें। यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा नहीं है डिटेल में, बस नाम लिख दिए हैं। उन चीज को अंडरलाइन कर लेना कि कभी भी अनफेमिलियर आए तो पहला पॉइंट तो इंट्रोडक्शन यही लिखना है, और उसके बाद बस एग्जाम्पल ही देने होते हैं। तो वो मैं बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन तो ये लिख दिया कि whenever archaeologists find something unfamiliar, they try to link that with religious purpose. That means that this object must had been used for religious things. अब यहाँ पे देखना नोट्स में एक वन हॉर्न्ड एनिमल का मैंने बताया पॉइंट लिखा है, उसको याद कर लेना। एक यूनिकॉर्न है, उसको याद कर लेना। लिंगा या फिर प्रोटो शिवा करके है, उसको याद कर लेना। वुमेन फिगरेंस को बताया गया है। रेयर स्टोन स्टैट्यूटरी ऑफ मैन, प्रीस्ट, किंग, ये सारी चीजें मिले हैं, और इन सारी चीजों को वहां पे एग्जाम्पल में हमें लिखना है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया। नहीं समझ आया तो बताना, मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि मुझे चाहिए रिजल्ट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, एक बार देख लेना। मैं हल्का से यहाँ से ऊपर से नीचे दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसको करना। इनमें से जितना लिख सकते हो लिखना। ये शॉर्ट या वेरी शॉर्ट तो कुछ नहीं, या तो शॉर्ट है या लॉन्ग है। जो शॉर्ट भी हो ना, अगर उसको आप लॉन्ग के बेसिस पे लिख सकते हो तो लिखना। मैं बस इतना चेक करूंगा कि हर क्वेश्चन लॉन्ग के हिसाब से होना चाहिए, या फिर अगर शॉर्ट के हिसाब से है तो इतना है कि उससे ज्यादा कोई लिख ही नहीं सकता, क्योंकि बुक में उतना ही कंटेंट दिया गया है। क्वेश्चन को बता देता हूँ। लिस्ट आइटम्स ऑफ फूड अवेलेबल टू पीपल इन हड़प्पन सिटी। पहले तो सारे क्वेश्चन पढ़ के ना एक बार मेरे को बताना ये किस टॉपिक से है। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटी, या फिर दोनों करना है। ये तो मैंने बता दिया कैसे क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब 3 फीचर्स ऑफ बरियल साइट्स इन हड़प्पा। अब देखो यहाँ पे एक चीज बता दो, ये तो बरियल से है। बरियल के 3 फीचर बताए हैं, तो अबे लिखना तो हमें यही है, लेकिन हमें इन पॉइंट्स को इस तरीके से लिखना है कि जो एग्जामिनर उसको लगे कि मैंने 3 फीचर बताए हैं। तो ये पूरा तो मेरे को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 फीचर के लिए पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन मेरे को 3 फीचर बना के लिखना है। तो मैं जब भी लिखूंगा कि द फर्स्ट फीचर इज दैट डेड वर जनरली लेड आउट इन पिट्स, इट मीन्स दैट दे वर बरी अंडर द ग्राउंड। जनरली लेड आउट इन पिट्स का यही मतलब होता है कि जमीन में दफना रहे, लेकिन इट मीन्स दैट दे वर बरी अंडर द ग्राउंड। ये मैंने जानबूझ के बढ़ा दिया, तो ठीक है, एक फीचर ये बन गया। दूसरा फीचर अगर मेरे को ये याद रहेगा तो लिख दूंगा, और याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक फीचर ये हो गया, एक फीचर ये हो गया, और एक फीचर ये हो गया। वो बिलीव नहीं करते थे प्रीशियस मेथड्स को बरी करने में। ये तो एक कंक्लूजन लाइन लिख हो गया, ये तो फीचर नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए ये तीनों पॉइंट मेरे को लिखना पड़ेगा। लेकिन इफ इन केस ये पॉइंट नहीं याद आता है तो पहला फीचर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा मैं ये लिख दूंगा, कोई नहीं। तो पहला फीचर ये होगा, दूसरा ये, और तीसरा ये। और इस पॉइंट्स को ऐसे लिखना है कि मेरे को लगे कि हाँ एक एक करके मैं तीनों फीचर बता रहा हूँ। तो इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से हमें अपने आंसर को शेप करना होता है। ये हो गया फीचर्स ऑफ हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम, ये करना है। अच्छा हाँ, हड़प्पा में ड्रेनेज सिस्टम या फिर मोहनजोदारो एज ए प्लान सिटी, ये तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि ये तो रटा हुआ होना चाहिए। हड़प्पा मोहनजोदारो एज ए प्लान सिटी, ये एक ब्रॉड क्वेश्चन है, और उसी का एक सब पार्ट है कि उसको प्लान सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। तो ड्रेनेज सिस्टम डीप डाउन भी आ सकता है, तो ये शॉर्ट है। इसको लॉन्ग की तरह मत लिखना, या जितना ड्रेनेज पे आता उतना लिखना। मैं इसमें और बताऊंगा कि देखो इसमें ये पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते थे। लिस्ट मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, डिस्क्राइब प्रोसेस बाय विच एनी वन काइंड ऑफ बीड वाज मेड। समझना क्वेश्चन को। डिस्क्राइब कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंगम, REM व्हीलर। ये मैंने एक पॉइंट नहीं बताया, लेकिन ये अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का, जॉन मार्शल ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, अलेक्जेंडर कनिंगम ने क्या किया, और REM व्हीलर ने क्या किया, उस पर बताना है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है नहीं। रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ कल्टिवेशन,
सॉरी सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का रीजन, ये अगला क्वेश्चन है। टाउन प्लानिंग फीचर्स ऑफ हरप्पन सिटीज, तो ये वही लॉन्ग आ गया जो मैं बता था, ये डीप डाउन है ना, लेकिन ये ब्रॉड क्वेश्चन है। पूरा टाउन प्लानिंग बताओ कि मोहनजोदारो को टाउन प्लानिंग एक प्लान सिटी को कहते थे। डिस्क्राइब ओपिनियंस ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ओवर सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, ये है नेक्स्ट। हाउ आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, वैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन का ये ना वेक क्वेश्चन है, इसमें बताया नहीं गया कि इसमें मैं प्रोसेस बताऊं या फिर सेंटर या कहाँ से बताया जाता था, प्रोक्योरमेंट वो बताऊं, तो सोचना इसमें कि इसमें क्या लिख सकते हो। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर क्राफ्ट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ अब। हाँ, तो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोर्सेज टू नो अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन, वट लगा लो तो क्वेश्चन बन जाएगा। वॉट आर द सोर्सेज टू नो अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन, है ना। हाउ हरप्पन्स डू प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये भी क्वेश्चन बन गया ना, ठीक है। What are the various aspects of Harappan economy that have been reconstructed from archaeological evidence? ये एक हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपने टैकल कर लिया ना, इसका समझ लिया क्वेश्चन, तो इसमें क्या लिखना वो भी समझ में आ जाएगा। Early Harappan archaeologists thought that certain objects which seem unusual and unfamiliar have had a religious significance. Substantiate जो भी है, ये क्वेश्चन से इनको करना।